नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। इससे पहले जो हमारी वीडियो आई थी उसमें हमने जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में बात करी थी। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म के हमने कोर फीचर्स, उनका ओरिजिन और डिक्लाइन के बारे में बात करी थी। अब उससे जो हमारी जस्ट पहले की वीडियो थी वो थी लेटर वैदिक पीरियड, यानी कि उत्तर वैदिक काल पे हमने वो वीडियो बनाई थी। तो उत्तर वैदिक काल की जब हमने बात करी तो हमने उस वीडियो का जब अंत करा तो हमने आपको बताया था कि आर्यव्रत है वो ईस्ट की तरफ एक्सपैंड हो रहा है, यानी कि पूर्व की तरफ। और अब हम बात कर रहे हैं 6th सेंचुरी BC की। 6th सेंचुरी में महाजनपदों का उदय होता है। इस वीडियो में हम महाजनपदों के बारे में बात करेंगे और राइज ऑफ मगध के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं महाजनपदों के बारे में और मगध साम्राज्य के उदय के बारे में। तो जो जनपद होता है, जनपद एक क्षेत्र होता है जिसमें रूरल और अर्बन टाउन्स दोनों होते हैं। महाजनपदों की जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उसमें 3 प्रमुख सोर्सेज हमारे सामने आते हैं। 2 हैं बुद्धिस्ट और जैना लिटरेचर, और उसके अलावा जो वैदिक लिटरेचर है वो। तो जो बुद्धिस्ट और जैना लिटरेचर है वो 16 महाजनपदों की लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। ये वो महाजनपद हैं जो अर्ली 6th सेंचुरी में एग्जिस्ट किया करते थे। तो अंगुत्तर निकाय जो कि एक बुद्धिस्ट फैमिली की एक बुक है, उसमें जो महाजनपदों की जो लिस्ट दी गई है वो इस तरह है। सबसे पहले काशी, फिर कौशल, अंग, मगध, वृज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शुरसेना, अश्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। ये लिस्ट है जो महाजनपद की, ये काफी रिलायबल है। इसके अलावा भगवती सूत्र में भी एक लिस्ट दी गई है जिसमें कि अंग, बंग, मगध ऐसे महाजनपदों की उसमें लिस्ट दी गई है, लेकिन उसको थोड़ा सा कम रिलायबल माना जाता है। महावस्तु जो कि एक बुद्धिस्ट बुक है उसमें भी सिमिलर लिस्ट है अंगुत्तर निकाय से मिलती जुलती, लेकिन गांधार और कंबोज का उसमें नाम नहीं है। तो जो महाजनपद की जो लिस्ट है उसमें से कुछ महाजनपद मोनार्कीज हैं, यानी कि राज्य हैं, और कुछ है नॉन मोनार्की जिन्हें हम गण या संघ भी कह सकते हैं। लेकिन ये रिपब्लिक नहीं है, ये ओलिगार्कीज हैं। ओलिगार्की मतलब जहाँ पे एक पावरफुल लोगों का ग्रुप होता है और वो रूल करते हैं। तो महाजनपद राज्य भी हैं और गण और संघ भी हैं, दोनों हैं, मोनार्की और नॉन मोनार्की। अब जो बिग 4 महाजनपद हैं वो है मगध, कौशल, वत्स और अवंती। अब हम एक एक से इन सारे महाजनपदों के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंग के बारे में। अब जो अंग महाजनपद है उसकी प्रेजेंट डे लोकेशन है मोंगेर, भागलपुर, जो कि बिहार में है। अंग महाजनपद की जो कैपिटल थी वो थी चंपा। ये भी एक किंगडम है, लेकिन इस महाजनपद को मगध राज्य ने बाद में कैप्चर कर लिया था। इसके बाद हम बात करेंगे मगध की, जिसकी लोकेशन पटना और गया इस एरिया में है। अब मगध की जो नॉर्थन बाउंड्री है वो है गंगा नदी, और वेस्ट में जो मगध की बाउंड्री है वो है सोन रिवर, और जो ईस्ट में बाउंड्री है वो है चंपा नदी। मगध की जो कैपिटल है वो है गिरिवज्र, यानी कि राजगीर। और अगर अपन और पुराणों में बताया गया है कि जो पहले मगध राजा हैं वो है बृहद्रथ। इसके बाद हम बात करेंगे वज्जी की, जिसको वृज्जी भी कहा गया है। अब जो वज्जी महाजनपद है वो गंगा नदी से नॉर्थ की तरफ है, और उसकी जो नॉर्दर्न बाउंड्री है वो है नेपाल के पहाड़ों तक। अब जो वज्जी महाजनपद है उसको एक कन्फेडरेसी कहा जाता है, यानी कि उसमें 8 क्लैन है। तो जो इसमें सबसे बड़ा क्लैन है वो है लिच्छवी, जिनकी कैपिटल है वैशाली। अब जो वैशाली है वो वज्जी की भी कैपिटल है और लिच्छवियों की भी कैपिटल है। इसके अलावा विदेह, जिनकी कैपिटल मिथिला है, मॉडर्न डे जनकपुर, जो कि नेपाल में है। उसके बाद है जनात्रिका, जिनकी कैपिटल है कुंडलग्राम। अब आप जानते होंगे जनात्रिका ही ट्राइब था, यही जनपद था जिससे लॉर्ड महावीर भी बिलोंग किया करते थे। वज्जी के बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे। कहा जाता है कि वज्जी के जो राजा थे, जो रूलर थे, वो थे चेतक। चेतक त्रिशला के भाई थे। त्रिशला भगवान महावीर की माता थी। चेतक की बेटी का नाम था चेलना, जो कि बिंबिसार की वाइफ थी। तो आप देख सकते हैं जो वज्जी कन्फेडरेसी है वो काफ़ी पावरफुल थी। उनके जो टाइज थे वो सारे रॉयल, बड़ी बड़ी रॉयल फैमिलीज में उनके टाइज थे। इसके बाद हम देखेंगे मल्ल महाजनपद की हम बात करेंगे। ये भी एक इसमें भी 9 क्लैन है, ये भी एक कन्फेडरेसी है। ये वज्जी से वेस्ट साइड में है। मल्ल की भी 2 कैपिटल हैं, कुशीनारा और पावा। कुशीनारा आप जानते होंगे महात्मा बुद्ध का कुशीनारा में ही महापरिनिर्वाण हुआ था। उसके बाद आते हैं हम चेदी, जो कि एक किंगडम है, बुंदेलखंड के पास है। इसको महाभारत में भी मेंशन किया गया है। उसके बाद है वत्स, जो कि गंगा नदी से साउथ में सिचुएटेड है। अब वत्स फेमस है अपनी कॉटन टेक्सटाइल के लिए।
इनकी कैपिटल है कौशाम्बी। वत्स के एक राजा हैं जो कि हैं उदयन। इनका काफी समय अवंती से लड़ाई भी चला। अवंती के रूलर थे प्रद्योत। इसके बाद हम देखेंगे मत्स्य जो कि करंट डे जयपुर में है। इनकी कैपिटल थी विराटनगर और जो विराट है वही मत्स्य रिपब्लिक के मत्स्य किंगडम के फाउंडर भी हैं। उसके बाद है शुरसेना जिनकी कैपिटल है मथुरा। उसके बाद अवंती जो कि मालवा रीजन में थे। इनकी 2 कैपिटल थी माहेश्मती और उज्जैन। अवंती के सबसे फेमस राजा के बारे में आपने सुना होगा जो कि प्रद्योत थे। इसके बाद आता है गांधार जो कि करंट में पेशावर और रावलपिंडी एरिया में। इनकी करंट लोकेशन है पेशावर और रावलपिंडी एरिया। इनकी कैपिटल थी तक्षशिला। अब गांधार को आप लोगों को पता होगा कि गांधार को जो कि पर्शिया के जो राजा थे दरायस, उन्होंने लेट 6th सेंचुरी में गांधार को कैप्चर कर लिया था। उसके बाद आता है काशी। काशी जो राज्य है इसके नॉर्थ और साउथ में 2 रिवर है। नॉर्थ में है वरुण और साउथ में है असी। ये दोनों रिवर से मिलके ही काशी का नाम पड़ता है वाराणसी। काशी और कौशल में काफी लंबे समय तक युद्ध चला जिसका एंड रिजल्ट था कि काशी कौशल राज्य में मर्ज हो गया। इसके बाद देखेंगे हम कौशल। अब कौशल राज्य की बाउंड्री कहाँ तक है, तो ईस्ट में गंधक रिवर तक, वेस्ट में गोमती, साउथ में साई और नॉर्थ में जो नेपाल की हिल्स हैं वो। कौशल राज्य को जो सरयू नदी है 2 पार्ट में डिवाइड करती है, मतलब बीच में से बहती है नॉर्थ और साउथ में। कौशल ने काशी को जीत लिया था। जो कौशल के जो राजा हैं प्रसेनजित काफी फेमस रूलर हैं। वो बुद्धा के कंटेम्प्रेरी भी थे और उनको पाली टेक्स्ट में काफी बार मेंशन भी किया गया है। नॉर्थ कौशल की जो कैपिटल थी वो थी श्रावस्ती और जो साउथ कौशल है उसकी कैपिटल थी कुशावती। अब ये तो हमने बात करी 16 महाजनपदों की। और इस टाइम पीरियड पे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। वो डेवलपमेंट था कि लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस इन दोनों को एक साथ कंपेयर करके इस टाइम फ्रेम की हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट किया गया है। जैसे कि जो पाली लिटरेचर है, तो जो फर्स्ट 4 बुक्स हैं जो सुत्त पिताका की, उनकी रचना भी इसी टाइम पीरियड में हुई, जो कि है दीघ निकाय, मध्यमा निकाय, संयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय। और इसी के साथ में जो विनय पिताका है उसकी भी रचना लगभग इसी टाइम पीरियड में हुई। खुद्दक निकाय और अभिधम्म पिताका जो बुक्स हैं इनकी रचना बाद में हुई थी। इसके अलावा जो ये महाजनपदों के रूलर हैं उनसे रिलेटेड काफी सारी कहानियां हमें जातकों में मिलती हैं, जो जातक कथाएं होती हैं। गृह सूत्रा और धर्म सूत्रा ये भी 2 इम्पोर्टेंट सोर्स हैं इस टाइम पीरियड के लिए। अब ये तो सारे के सारे हैं इंडिजिनियस सोर्सेस। इसके अलावा बहुत सारे ग्रीक और लैटिन राइटर्स हैं जो कि अलेक्जेंडर की मिलिट्री के साथ आए थे। उन्होंने भी काफी कुछ लिखा है जो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अरायन, प्लूटार्क, जस्टिन ऐसे करके काफी सारे राइटर्स। इसके अलावा जो आर्कियोलॉजी है वो काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है। नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो पॉटरी का टाइप है वो मेन पॉटरी इस टाइम पीरियड में रही थी। नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का जो नाम है वो मिसलीडिंग है, क्योंकि ये जो पॉटरी का टाइप है ना तो ये केवल नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है, ना ये हमेशा ब्लैक होता है और ना ही ये कभी पॉलिश होता है। ये एक डीलक्स पॉटरी है जिसको प्रॉपरली व्हील का यूज करके बनाया गया है। ब्लैक के अलावा और भी काफी सारे कलर्स में हमें मिलती है। इस पॉटरी का जो सरफेस होता है वो ग्लॉसी सरफेस होता है। वो लोग शायद ऑयल या कोई प्लांट जूस का यूज करके इस पॉटरी को पॉलिश किया करते होंगे। चलिए, ये तो करी हमने इन सोर्सेस की बात। अब हम आगे देखेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है वो है राइज ऑफ मगध। तो अब हम बात करेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। मगध भी इन्हीं 16 जनपदों में से एक जनपद था, लेकिन मगध धीरे धीरे इन सारे जनपदों से काफी ज्यादा पावरफुल हो गया। इसके काफी सारे कारण हैं, लेकिन मगध महाजनपद की शुरुआत होती है बिंबिसार के साथ। राजा बिंबिसार के बारे में अश्वघोष लिखते हैं कि वो हिरण्यक वंश के थे। बिंबिसार हिरण्यक वंश के फाउंडर तो नहीं थे, क्योंकि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बताया गया है कि जब वो 15 साल के थे तो उनके पिता ने उनको राजा घोषित किया था। राजा बिंबिसार के 3 वाइफ्स थी। तो जो उनकी पहली पत्नी थी वो थी राजा प्रसेनजित की बहन। राजा प्रसेनजित कौशल के राजा थे। इस मैट्रिमोनियल अलायंस से उन्हें 2 चीजें मिली। पहली तो थी कौशल राज्य से मित्रता और दूसरी थी जो उनको डाउरी में काशी मिला था वो। इसके अलावा राजा प्रसेनजित की जो दूसरी पत्नी थी वो थी चेलना, जो कि एक लिच्छवी प्रिंसेस थी, और रानी चेलना अजातशत्रु की माता भी थी। जो उनकी तीसरी वाइफ थी वो जो मद्र क्लैन है पंजाब का, उसकी राजकुमारी थी। उनका नाम था खेमा। अब बिंबिसार ने जो एक्सपेंशन किया, सबसे पहले उन्होंने अंग राज्य को हराया, क्योंकि कहते हैं कि बिंबिसार के पिता को अंग राज्य ने एक बार युद्ध में हराया था। तो उस हार का बदला लेने के लिए सबसे पहले बिंबिसार ने अंग को जीता, और उसके बाद उन्होंने प्रिंस कुनिका यानी कि अजातशत्रु को चंपा का गवर्नर बनाया। अवंती जिनकी राजधानी उज्जैन थी,
वो मगध के बहुत बड़े विरोधी थे। बिंबिसार ने अवंती के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने अवंती से युद्ध किया। अवंती के राजा प्रद्योत ने डटकर सामना किया। कहते हैं कि जब राजा प्रद्योत को जॉन्डिस हो गया था तो बिंबिसार के जो फिजिशियन थे, जीवक, बिंबिसार ने उनको राजा प्रद्योत की सेवा में भेजा था। तो कहते हैं कि बिंबिसार का जो राज्य था वो इतना बड़ा था कि उसमें 80,000 गांव थे। बिंबिसार की जो राजधानी थी वो थी गिरिव्रज यानी कि राजगिर। राजगिर 5 पहाड़ों के बीच में बनाई हुई राजधानी थी। बिंबिसार ने 52 ईयर्स तक शासन किया यानी कि 52 साल। उसके बाद अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी और सिंहासन छीन लिया। अब जो बुद्धिस्ट सोर्स हैं और जो जैना सोर्सेज हैं, इनके हिसाब से जो बिंबिसार की जो मौत हुई है, दोनों कहानियां बिल्कुल अलग हैं। तो जो बुद्धिस्ट सोर्सेज हैं वो कहते हैं कि बिंबिसार की डेथ अजातशत्रु के हाथों से हुई, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के उकसाने पे की थी। उसके बाद अजातशत्रु ने अपने इस पाप का प्रायश्चित बुद्ध के सामने कन्फेस करके किया। लेकिन जैन सोर्सेस के अनुसार अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या नहीं की, लेकिन उसे बंदी बना के स्वयं राजगद्दी पर जा बैठा। अब इस दौरान चेलना, जो कि बिंबिसार की रानी है, अजातशत्रु की माता है, उन्होंने अपने पति के प्रति जो सेवा भक्ति दिखाई, उससे इमोशनल होके अजातशत्रु ने जो जेल था उसके गेट को तोड़ के अपने पिता से गले मिलने के लिए गया। लेकिन बिंबिसार को लगा कि वो उसे मारने आ रहा है और बिंबिसार ने जहर खा के अपनी जान दे दी। दोनों सोर्सेज अलग अलग हैं। ये हमारे लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि बिंबिसार की डेथ कैसे हुई। 493 BC में अजातशत्रु ने मगध की गद्दी संभाली। बिंबिसार की जो एक्सपेंशन की पॉलिसी थी उसको अजातशत्रु ने जारी रखा। अजातशत्रु का जो पहला युद्ध था वो युद्ध हुआ था प्रसेनजित से, जो कि कौशल के राजा थे। इस युद्ध का कारण था अजातशत्रु द्वारा अपने पिता की हत्या। नाराज होके प्रसेनजित ने जो काशी गांव था, जो कि उन्होंने बिंबिसार को डाउरी में दिया था, उसको वापस ले लिया। इससे कौशल और मगध में लड़ाई हो गई। ये युद्ध काफी समय चला। एक बार प्रसेनजित की हार हुई और वो वापस अपने राजधानी भाग गए। एक बार अजातशत्रु को भी कैप्चर कर लिया पर उसकी जान बख्श दी। दोनों पार्टी ने कुछ समय बाद सुलह कर ली और जो काशी था उसको वापस अजातशत्रु को सौंप दिया गया और साथ ही साथ कौशल की एक राजकुमारी का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया गया। कहा जाता है कि इस घटना के कुछ समय बाद प्रसेनजित खुद एक सिविल वॉर का शिकार हुए और वो राजगिर की तरफ बढ़े अजातशत्रु से मदद मांगने, लेकिन राजगिर में सिटी के दरवाजे के बाहर ही प्रसेनजित की मृत्यु हो गई। उसके बाद अजातशत्रु का युद्ध होता है लिच्छवियों से, जो कि काफी पावरफुल रिपब्लिक था। अजातशत्रु ने नोटिस किया कि जो लिच्छवी हैं, लिच्छवी को काफी सारे दूसरे महाजनपद भी सपोर्ट करते थे। तो अजातशत्रु ने सोचा कि इनको डायरेक्टली इनसे वॉर में लड़ना काफी डिफिकल्ट है। तो अजातशत्रु ने अपने एक मिनिस्टर जिसका नाम था वसाकरा, उसको लिच्छवी राज में अपना एजेंट बना के भेजा और उसने लिच्छवियों में आपस में लड़ाई करवा दी। कहा जाता है कि जब अजातशत्रु अपनी सेना लेके लिच्छवियों से लड़ने पहुंचे तो वो सारे के सारे जो वहाँ के लीडर थे वो आपस में लड़ रहे थे, वो उसी में बिजी थे। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक चीज़ है जो हमें पता लगती है। जैना लिटरेचर बताते हैं कि इस युद्ध में अजातशत्रु 2 ऐसे हथियारों का उपयोग करते हैं। कहा जाता है कि वो यूनिक थे, उनका आविष्कार ही अजातशत्रु ने करा था। उसमें से पहला था कैटापुल्ट, जो कि बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों को फेंकता है, और दूसरा था एक रथ जिसमें आगे एक भाला लगा हुआ था और पहियों पे भी भाला लगा हुआ था, और उसको लेके वो दूसरी सेना की तरफ जाते थे और जो भी उसके सामने आता था वो उससे कट के मर जाता था। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र पे एक किला बनाया जिसके अवशेष हमको आज भी मिलते हैं। अल्टीमेटली अजातशत्रु ने लिच्छवियों को भी हराया, चंद प्रद्योत को भी हराया जो कि अवंती के राजा हैं। अजातशत्रु के बाद 4 राजा और हुए जिन्होंने 56 वर्ष तक शासन किया। अजातशत्रु के जस्ट बाद जो किंग आए थे वो थे उदयन, और उदयन के बाद हैं नंदीवर्धन, और उसके बाद है महानंदिन। अजातशत्रु के बाद जो भी राजा हुए हैं वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे। और कहा जाता है कि जब हिरण्यक वंश का जब पतन हुआ तो उसके बाद जो मगध की जनता है उन्होंने शिशुनाग को वहाँ का राजा बनाया। शिशुनाग एक अमात्य थे। अमात्य शब्द का मतलब होता है एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल। तो शिशुनाग को मगध का राजा बनाया गया। तो हिरण्यक वंश के बाद जो वंश आया वो था शिशुनाग वंश। अब शिशुनाग की जो दूसरी राजधानी थी वो थी वैशाली। शिशुनाग ने प्रद्योत को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो अवंती के राजा थे उन्हें। उसके अलावा वत्स और कौशल, इन दोनों महाजनपदों पे भी उसने अपना अधिकार स्थापित किया। शिशुनाग का जो सक्सेसर था उसका नाम था कालाशोक।
काला अशोक के जीवन काल की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट घटना थी बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि वैशाली में हुई थी। जो शिशुनाग डायनेस्टी है उनका जो अंत था वो बहुत बुरा हुआ था, क्योंकि उनको सक्सीड करा था नंदों ने। नंद जो रूलर्स है वो सबसे पावरफुल रूलर थे मगध डायनेस्टी के, मगध राज्य के। अब जो नंद डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो है महापद्मनंद, और जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में उनको बोला जाता है उग्रसेन। महापद्म फाउंडर हैं, ये जानकारी हमें मिलती है पुराणों में। बुद्धिस्ट किताब कहती हैं कि उग्रसेन फाउंडर हैं, लेकिन पौराणिक, बुद्धिस्ट और जो जैना किताबें हैं, ये तीनों टेक्स्ट एक चीज पे अग्री करती हैं, वो है कि 9 नंद राजा हुए थे, लेकिन जो महापद्मनंद हैं उन्होंने ही केवल एक रथ हासिल किया था। एक रथ शब्द का मतलब होता है सोल सॉवरेंटी। अब जो महापद्मनंद हैं उन्होंने कलिंग जीता, इसके बारे में हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में बताया गया है। उन्होंने काफी नहरें बनवाई, और जब उन्होंने कलिंग जीता तो वहां पे एक जिना की बहुत बड़ी मूर्ति थी, जिना यानी कि तीर्थंकर, वो उस मूर्ति को वहां से अपनी राजधानी भी लेके आए। ग्रीक सोर्सेज बताते हैं कि जो नंद राजा थे उनके पास 2 लाख पैदल सेना, 60,000 घुड़सवार, 3 से 6,000 वॉर एलिफेंट्स। तो इससे हमें पता लगता है कि जो नंद राजा थे वो कितने पावरफुल थे, और शायद यही कारण रहा होगा कि अलेक्जेंडर ने उनसे डायरेक्ट युद्ध नहीं करा। इस वीडियो में हमने बात करी 16 महाजनपदों की, उसके बाद हमने बात करी है मगध के बारे में। अब ये सब सुनने के बाद आप सोचेंगे कि जो मगध है, क्या कारण रहे होंगे कि मगध का राइज हुआ। तो चलिए अब बात करते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से मगध इतना पावरफुल महाजनपद बना और धीरे धीरे एक एम्पायर में तब्दील हो गया। मगध साम्राज्य के जो एम्बिशियस रूलर्स थे, जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, ये लोगों के पास जितनी भी रिसोर्सेज थी, इन्होंने सारी रिसोर्सेज का उपयोग करके मगध के एक्सपेंशन पे बहुत जोर दिया। पर ये इकलौता रीजन नहीं था जिसकी वजह से मगध का एक्सपेंशन हुआ। अब जो पहला रीजन है मगध की सक्सेस का, वो है ज्योग्राफिकल पोजीशन। अब देखिए, ये एज है आयरन की। मगध का उदय होता है आयरन एज के दौरान, और उस समय की जो सबसे अच्छी क्वालिटी की जो आयरन के डिपॉजिट्स हैं वो राजगीर के पास हैं, जो कि मगधों की पहली राजधानी थी। तो मगध उस आयरन का काफी अच्छे से उपयोग करता है। अब उसी के साथ साथ देखिए, उसके अलावा जो आयरन माइंस हैं वो ईस्टर्न एमपी में है, और वो क्षेत्र आता है अवंती के राज्य में। तो इसी कारण अवंती और मगध दोनों में काफी समय तक युद्ध चलता रहा, क्योंकि दोनों के पास अच्छी क्वालिटी की आयरन है, और मगध को लगभग 100 साल लगे अवंती को सब्जुगेट करने में। इसके अलावा और भी कारण है। दूसरा कारण है मगध की 2 राजधानियां होना, पहली राजगीर और दूसरी पाटलिपुत्र। ये दोनों राजधानियां स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे हैं। अब राजगीर 5 पहाड़ों से सराउंडेड है, तो उस जमाने में जब बारूद का आविष्कार नहीं हुआ है, राजगीर को जीतना लगभग असंभव था। अब 5th सेंचुरी में मगध की राजधानी राजगीर से होती है पाटलिपुत्र शिफ्ट। अब जो पाटलिपुत्र है वो संगम पे है, यानी कि गंधक, सोन और जो घाघरा नदी है, ये तीनों नदियां वहाँ पे गंगा से मिलती हैं। तो पहले के जमाने में जब कम्युनिकेशन काफी डिफिकल्ट हुआ करता था, तो जो सेनाएं थी उनके लिए नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट में मूव करना इन चारों नदियों के जरिए बहुत आसान था। इसीलिए पाटलिपुत्र को जल दुर्ग भी कहा जाता है, यानी कि वाटर फोर्ट। अब हमें पता है कि जो मगध है वो सेंटर में है मिड गैंगेटिक प्लेन्स के, यानी कि उनके पास एक और चीज का अबंडेंस है, वो है टिम्बर। अब उस टिम्बर का उपयोग किसके लिए होता है? महल बनाने के लिए, युद्ध में यूज होने वाले हथियारों के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैटापुल्ट, जिसका आविष्कार अजातशत्रु ने करा था, और वगैरह वगैरह। अब देखिए, जो मेगास्थनीज है वो बताते हैं कि पाटलिपुत्र में जो घर हैं वो लकड़ी के हैं, जो पैलेस हैं वो भी लकड़ी के हैं। और दूसरी बात, जहाँ पे भी जंगल होता है और जब हम उस जंगल को काट देते तो जो वहाँ की धरती होती है वो काफी उपजाऊ होती है। तो यही कारण था कि मगध वो सारे जंगलों को क्लियर करने के बाद जो उन्हें जो जगह मिली थी वो काफी फर्टाइल थी। तो इससे जो वहाँ के पेजेंट्स थे उनके पास हमेशा सरप्लस इनकम होती थी, और उस सरप्लस इनकम से जो टैक्सेशन सिस्टम था वो अच्छा था, यानी कि मगध की जो अर्थव्यवस्था को उससे सपोर्ट मिलता था। मगध पहली स्टेट थी, पहला एम्पायर था भारत का जिसने हाथियों का उपयोग युद्ध में किया। अलेक्जेंडर के हिस्टोरियंस बताते हैं कि मगध के शासक यानी कि महापद्मनंद के पास 6000 हाथी हैं। यही सारे कारण थे कि मगध भारत देश का पहला एम्पायर बना। इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो का एंड करते हैं। इसके बाद में जो हमारी अगली वीडियो आएगी वो आएगी मैसेडोनियन जो इन्वेजन था, अलेक्जेंडर का जो इन्वेजन है उसके ऊपर आएगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।